पिछले 2.5 सालों से हम सभी रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन ये वॉर आखिर चल क्यों रही है? रशिया क्यों यूक्रेन को हथियाना चाह रहा है? यूक्रेन क्यों नाटो के मेंबर बनना चाहता है? फरवरी 2022 से चला आ रहा रशिया यूक्रेन के वॉर की पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया है। लेकिन ये सिर्फ दो देशों का झगड़ा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का नतीजा है। आइए इस कहानी को डिटेल में शुरुआत से और आसान भाषा में समझते हैं। Explosions have been heard here and in the second city of Kharkiv shortly after the Russian President Vladimir Putin announced the move in an unscheduled TV address. He said that Russia would bring in troops. He told Ukrainian troops to lay down arms and go home. Any attempt to interfere with this Russian action would lead to, quote, consequences they have never seen. After Russian troops were told to lay down their arms, social media became a window into the new reality, showing the impacts of what appeared to be missiles being launched. रशिया यूक्रेन रिलेशंस की शुरुआत 9th सेंचुरी से होती है, जब कीवन रूस नाम के एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। ये साम्राज्य आज के रशिया, यूक्रेन और बेलारूस का कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर था। इसकी राजधानी थी कीव, जिसे आज के यूक्रेन का पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर माना जाता है। लेकिन 13th सेंचुरी में मंगोल्स के अटैक करने के बाद ये कीवन रूस साम्राज्य टूट गया। उसके बाद मॉस्को, जो आज के रशिया की कैपिटल है, इसने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई और रशिया नाम का एक बड़ा साम्राज्य बनकर उभरा। 17th सेंचुरी में रशिया ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। हालांकि दोनों देशों के बीच कल्चरल टाइज थे, लेकिन पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने लगी और रशिया ने यूक्रेन की लैंग्वेज और कल्चर को खत्म करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। 20th सेंचुरी आते आते रशिया और यूक्रेन के रिलेशंस और खराब हो गए और फाइनली 1922 में यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन या सोवियत संघ बना और यूक्रेन भी इस यूएसएसआर का हिस्सा बन गया। लेकिन ये वक्त यूक्रेन के लिए मुश्किल भरा था। 1932 से 33 में सोवियत यूनियन की खराब एग्रीकल्चर पॉलिसीज की वजह से होलोडोमोर नाम का एक बहुत बड़ा फेमिन या सूखा पड़ा, जिसमें लाखों यूक्रेन के लोग मारे गए। 1939 से 1945 के बीच चले सेकेंड वॉर में यूक्रेन ने सोवियत यूनियन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सोवियत यूनियन के शासन में यूक्रेन में बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हुआ, लेकिन फिर भी सोवियत यूनियन ने यूक्रेन को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं दी जो वो चाहता था। फाइनली 15 अगस्त 1945 को जब जापान ने सरेंडर कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो पूरी दुनिया में दो स्ट्रॉन्ग सेंटर्स यूएसए और सोवियत यूनियन कर उभरे और फिर शुरू होता है इन दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर, जिसमें यूएसए की जीत होती है। यूएसए सोवियत यूनियन के अलग अलग रीजन्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। पैसे और हथियारों के दम पर पूरे सोवियत यूनियन में मॉस्को के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू करवा देता है और फाइनली यूएसए का कैपिटलिज्म जीत जाता है और सोवियत यूनियन का सोशलिस्ट कम्युनिज्म हार जाता है। इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है यूएसएसआर के 1991 में डिमोलिशन के बाद और सोवियत यूनियन 15 देशों में टूट जाता है, जिसमें सबसे बड़ा देश बनता है रशिया और यूक्रेन खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है और यूक्रेन को वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल जाती है जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। इसके बाद रशिया यूक्रेन के रिलेशंस लगातार खराब होते गए। 2013 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक व्यापार समझौता यानी ट्रेड ट्रीटी साइन करने से मना कर दिया और रशिया से रिलेशन ठीक करने का फैसला किया। लेकिन यूक्रेन की जनता और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज और यूएसए को यह मंजूर नहीं था और इसी वजह से यूक्रेन की कैपिटल कीव में बहुत बड़ा आंदोलन, जिसे हम यूरो ग्राउंड प्रोटेस्ट भी कहते हैं, शुरू हो गया। यूएसए ये कतई नहीं चाहता था कि यूक्रेन रशिया के नजदीक जाए, क्योंकि इससे रशिया और स्ट्रांग होता जा रहा था, जो यूएसए को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। फाइनली यूक्रेन के प्रेसिडेंट यानुकोविच को अपना पद छोड़ना पड़ा, लेकिन रशिया ने इसे यूएसए की साजिश बताई और इसी के जवाब में रशिया ने 2014 में यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। रशिया ने क्रीमिया को अपना हिस्सा बताया और इंटरनेशनल कम्युनिटीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए ने इसका विरोध किया। इसके तुरंत बाद ही डोनबास रीजन में रशिया सपोर्टर्स ने विरोध छेड़ दिया और ये संघर्ष आज तक चला आ रहा है और डोनबास रीजन एक वॉर जोन बना हुआ है। वैसे यूक्रेन सोवियत यूनियन से लगा होने के बाद नाटो का मेंबर बनना चाह रहा था। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
ये एक ऐसा ग्रुप है जिसका लीडर यूएसए माना जाता है और इसमें ज्यादातर यूरोप के देश हैं जो रशिया के या तो नजदीक है या तो रशिया से बॉर्डर शेयर करते हैं। यूएसए ने ये ग्रुप बनाया ही इसलिए था ताकि वो नाटो मेंबर्स कंट्रीज के बॉर्डर पर अपनी आर्मी खड़ी कर दे ताकि वो रशिया के नजदीक थ्रेट क्रिएट कर सके। और नाटो का एक नियम ये भी है कि अगर किसी एक नाटो कंट्री पर किसी भी देश ने हमला किया तो बाकी नाटो मेंबर्स उसे दुश्मन देश पर अटैक कर देंगे। यूक्रेन तो क्रीमिया के हाथ से जाने के बाद ये पता था कि रशिया यूक्रेन पर कभी ना कभी अटैक करेगा ही, इसलिए यूक्रेन नाटो का मेंबर बनकर खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ यूएसए ने यूक्रेन को रशिया के खिलाफ युद्ध करने के लिए भड़काया तो जरूर, प्रोटेक्शन की उम्मीद भी थी, लेकिन नाटो के मेंबर नहीं बनाया। उसके बाद फाइनली 22 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर बड़े हमले शुरू कर दिए। रशिया ने इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नाम दिया, लेकिन ये असल में एक बड़े लेवल पर वॉर ही था। रशिया का इस पर कहना था कि वो यूक्रेन को मिलिटेंट से मुक्त कर रहा है और अपनी सुरक्षा करने के लिए टेररिज्म से दूर कर रहा है। लेकिन ये हमला इंटरनेशनल पीस के लिए एक बड़ा खतरा था। इस अटैक के अगेंस्ट यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इंटरनेशनल लेवल पर यूएन में नाटो के सामने अपील की और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को फाइनेंशियल और आर्मी सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। इस युद्ध में हजारों लोगों की जान गई, लाखों लोगों ने अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, वो रेफ्यूजीज बन गए। लेकिन ये वॉर कब खत्म होगा, नहीं नजर आ रहा ऐसा कुछ। लेकिन इस वॉर का इफेक्ट सिर्फ रशिया और यूक्रेन नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर नजर आ रहा है। रशिया और यूक्रेन दोनों व्हीट, नेचुरल ऑयल और नेचुरल गैस के बड़े एक्सपोर्टर्स हैं और इस युद्ध की वजह से फूड और एनर्जी क्राइसिस पैदा हो चुकी है। इस युद्ध ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी बदल कर रख दिया है। नाटो ने अपनी ताकत बढ़ाई है और यूरोपियन नेशंस अपनी डिफेंस सिक्योरिटी का पूरा इस्तेमाल यूक्रेन के फेवर में कर रहे हैं। भारत का यहाँ पर खुलकर रशिया को सपोर्ट करना भी सही नहीं है, क्योंकि भारत को वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए से भी अपने रिलेशनशिप बचा कर रखने हैं। वहीं इंडिया यूक्रेन के फेवर में भी नहीं आ रहा, क्योंकि रशिया के बहुत बड़ा एहसान इंडिया पर है और वो है इंडिया पाकिस्तान 1971 का वॉर, जिसमें पूरी दुनिया पाकिस्तान के सपोर्ट में थी, जिसमें यूएसए भी शामिल था। पर इंडिया के साथ देने वाले देशों में से इजराइल के अलावा सिर्फ यूएसएसआर यानी आज का रशिया ही था। आज 2024 में भी ये वॉर कंटिन्यूसली चल रही है। दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल के पीस टॉक्स को लेकर बहुत कुछ ट्राई किया जा चुका है, लेकिन वॉर नहीं रुक रही। तो आपको क्या लगता है कि फिर रशिया जिस तरीके से अपने शेल्टर होम्स बना रहा है, जो फिर आपका ICBM रशिया द्वारा लॉन्च किया गया, ये किस तरीके से इस वॉर का मोड़ लेगा? क्या ट्रंप का पावर में आना रशिया यूक्रेन की वॉर को रोक पाएगा? तो आप अपना जवाब दीजिए कि आप किसके फेवर में है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।